अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुर नसीबम मफ़रूदा। मेरी आवाज़ सारे हजरात को आ रही है? जी आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो आयत करीमा पढ़ी गई है वो सूरा निसा की आयत नंबर 7 है, जिसमें अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं, मर्दों का भी उस माल में हिस्सा है जो वालिदैन और क़राबतदारों ने छोड़ा हो, और औरतों का भी उस माल में हिस्सा है जो वालिदैन और क़राबतदारों ने छोड़ा हो। माल थोड़ा हो या ज़्यादा, ये हिस्से मुकर्रर किए हुए हैं अल्लाह की तरफ से। इब्ने माजा की हदीस नंबर 2719 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु, वरासत का इल्म सीखो और सिखाओ। ये आधा इल्म है, ये भुला दिया जाएगा, और सबसे पहले यही इल्म मेरी उम्मत से उठा लिया जाएगा। तो आज हम इसी इल्म को सीखने और सिखाने के लिए इसमें इकट्ठे हुए हैं। मेरा प्रोफाइल सबके सामने है। दो प्रोफाइल हैं। एक प्रोफाइल ये टेक्निकल प्रोफाइल है, और ये आप कह सकते हैं कि ये रिलीजियस प्रोफाइल है। इतनी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लिखी जा चुकी हैं, और बाकी लिखी जा रही हैं। स्कॉलर्स जो हमारे साथ मौजूद हैं उनमें 8 या 9 स्कॉलर्स हैं, जिसकी डिटेल आपको ग्रुप में भेज दी गई है। मुस्लिम इनहेरिटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो भी क्लास की जा रही है उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। इंशाल्लाह क्लास के बाद आपके इसी ग्रुप में उसको अपलोड कर दिया जाएगा। मुस्लिम इनहेरिटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक टर्म है रूल्स, लॉज, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, नो बडी कैन चेंज इट। ये लॉज जो मौजूद हैं कुरान और हदीस के अंदर प्री डिफाइंड हैं। अलबत्ता कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो चेंज किया जा सकता है। हमारी जो अप्रोच रहेगी कैलकुलेशन की वो फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स के ऊपर रहेगी, और इसका डिस्कशन मैंने ग्रुप में जो भी मैसेज अपलोड किए हैं उसमें उसको बता दिया गया है। केवल 3 आयत करीमा हैं कुरान करीम के अंदर जिसमें सारी डिटेल्ड मौजूद है। तकसीम मिरास का जो पहला फैसला किया गया वो जंगे अहद में साद बिन रबी रदी अल्लाह अन्हु शहीद हो जाते हैं। तो उनकी जो वाइफ हैं वो अपनी दो बेटियों को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये दो बेटियां हैं, और जो इनके चचा थे यानी साद के भाई, वो सारा माल लेके चले गए हैं। इन बच्चियों की शादी कैसे होगी? कुछ फैसला फरमा दीजिए। तो आप खामोश रहे। आपने कहा कि अल्लाह ताला ही इसका फैसला करेगा। फिर जब आयत मीरास यानी जिनका जिक्र यहाँ पर मौजूद है ये नाजिल हो गई, तो आपने साद के भाई यानी लड़कियों के चचा को पैगाम पहुँचाया, और उनको कहा कि 1/8 1/8 साद की बीवी को दे दिया जाए, और 2/3 साद की दो बेटियों को दे दिया जाए। 1/8 साद की बीवी को और 2/3 साद की दो बेटियों को, और बाकी जो बचे वो तुम्हारा है। क्योंकि अरब का दस्तूर ये था कि पहले तो वहाँ पे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं था।
कोई शख्स मर जाए तो सारी प्रॉपर्टी बड़े बेटे के पास या जो पावरफुल होता था उसके पास तकसीम हो जाती थी। औरतों का तो कोई हक था ही नहीं, चाहे वो बेटी के रूप में हो, पोती के रूप में हो या किसी और के रूप में हो। बहरहाल कुरान करीम में जो हिस्से मुकर्रर किए गए हैं उनके अगर हम देखें इंफॉर्मेशन, तो केवल 1/2, 1/4, 1/8 और केवल 2/3, 1/3, 1/6 के बारे में ही इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा कोई भी फ्रैक्शनल शेयर वहाँ पे मौजूद नहीं है। बाकी फ्रैक्शनल शेयर्स हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं। अब जो मल्टीपल जो एयर्स हैं, जब किसी की वफ़ात हो जाती है तो कितने तरह के लोग वारिस बनते हैं। तो जो हिस्से कुरान के अंदर मौजूद हैं, या तो हम उसको कुरानिक एयर्स बोलेंगे या फिक्स्ड शेयरर बोलेंगे। और उस टर्मोलॉजी में जो कि मदारिस में पढ़ाई जाती है उसमें हम उसको ज़बिल फ़रूज़ के नाम से बोलेंगे। और अपने हम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको शॉर्टकट में ZF बोलेंगे। हमने एक किताब आपकी तरफ फॉरवर्ड की है, उम्मीद है कि कुछ लोगों ने उसको ज़रूर देख लिया होगा। और वो किताब है जिसका नाम है आ, इस्लामी कानून वरासत के नाम से, या इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। किसी के पास अगर ना हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देंगे सेपरेटली मेरे नंबर के ऊपर, इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा। क्योंकि ये एक मास्टर गाइड या मास्टर बुक है। जितने भी शेयर्स हैं हम यहाँ पर ही इस किताब को तब यूज़ करेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि इसका कितना शेयर बनता है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो हिस्से फिक्स्ड हैं, प्री डिफाइंड हैं, मुकर्रर हैं, उनको हम ज़बिल फ़रूज़ कहते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो कहलाती है रेसिडुअरी। कोर्ट की लैंग्वेज में रेसिडुअरी कहलाता है या एग्नेटिक कहलाता है लॉ की किताबों में। क्योंकि मैं LLM की क्लासेस भी कॉलेज में जाके फ्री लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ऑफ मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन के बारे में क्लास मैं देता हूँ। तो दूसरी कैटेगरी एग्नेटिक एयर्स की है। इसके अंदर भी कुछ लोगों के नाम मौजूद हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है ज़विल अरहम, जिसको डिस्टेंट किंड्रेड के नाम से कहा जाता है। तो ऑर्डर ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरीके से होता है, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3। अगर जो ज़बिल फ़रूज़ में जो भी एयर्स मौजूद हैं या वारिस मौजूद हैं, पहले हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उनसे जो बचता है वो असबात यानी रेसिडरी में जाता है। और अगर ये भी मौजूद ना हो और ये भी मौजूद ना हो तो फिर तीसरी तरह की कैटेगरी के लोगों को हिस्सा मिलता है। कौन कौन किस कैटेगरी में आता है ये उस किताब के अंदर मौजूद है, बट ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम दे सकते हैं कि जो कुरानी के एयर्स हैं उनमें 4 मेल मौजूद हैं और 8 या 9 फीमेल मौजूद हैं। यानी जिनके हिस्से मुकर्रर हैं, फिक्स्ड हैं, प्री डिफाइंड हैं। इसमें हस्बैंड है, फादर है, ग्रैंडफादर यानी दादा हो गए, मैटरनल ब्रदर। ये तो सबको मालूम होगा कि भाई हस्बैंड किसको कहते हैं, फादर किसको कहते हैं, ग्रैंडफादर किसको कहते हैं। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको मैटरनल ब्रदर के बारे में ना पता हो? जी, सबको मालूम है या किसी को कोई इसके बारे में मालूम नहीं है? जी, क्लास को 2 वे कम्युनिकेशन रखें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तकरीबन 62 लोगों ने क्लास को एनरोल किया था, और आप इंटरेस्ट देख सकते हैं कि 16-17 लोग क्लास में मौजूद हैं। अब जो मौजूद भाई हैं हमारे। मैटरनल ब्रदर एक बार एक्सप्लेन कर दे प्लीज। हाँ जी, ज़रूरी है, इसलिए 2 वे कम्युनिकेशन होगा तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक शख्स है, और इसने एक शादी की। W का मतलब वाइफ हो गया, H का मतलब हस्बैंड हो गया। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक S1 यानी सन 1, और दूसरा D1 एक डॉटर यहाँ पर आई। तो ये जो सन और डॉटर हैं इसको आप क्या कहेंगे? ये रियल ब्रदर सिस्टर होंगे या पैटर्नल होंगे या मैटरनल होंगे? क्या बोलेंगे इनको?
ये सगे भाई बहन होंगे, सौतेले होंगे, ये बाप पैटर्नल ये। है भाई। ध्यान से सुने, ये शौहर है, ये बीवी है, इन दोनों की ये औलाद है, बेटा और बेटी। या आपके वालिद साहब हैं, या आपकी माँ है, या आप हैं, या आपकी कोई बहन है। तो इन दोनों का रिश्ता क्या है? सगे भाई बहन का, सौतेले भाई बहन का? सगे भाई बहन का। सगे भाई बहन का। तो इनको हम बोलेंगे कि ये रियल ब्रदर एंड सिस्टर है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं भी यहाँ तक? क्लियर है? नाउ जी अब अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसको यहाँ पर एक दूसरी वाइफ, इसकी ये W1 है वाइफ, राइट? इसकी एक दूसरी वाइफ लेते हैं, W2। तो ये शौहर क्या दूसरी शादी कर सकता है? परमिसिबल है? जी जी भाई, अलाउड है। अलाउड है, W1 के रहते हुए, राइट? इन जी। दोनों के कॉम्बिनेशन से भी एक बेटा S और D, वहाँ S1 D1 कर लिया है या SD कर लिया है। तो ये आपस में, S और D आपस में क्या होंगे? ये भी रियल ब्रदर एंड सिस्टर होंगे, ठीक है? राइट राइट। रियल ब्रदर एंड सिस्टर होंगे। ये हमें टर्मोलॉजी पता होना ज़रूरी है जब हम इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये भी रियल ब्रदर सिस्टर हैं, ये भी रियल ब्रदर सिस्टर हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे अब कॉम्बिनेशन देखते हैं इन दोनों का एक साथ में, तो क्या होगा? ये वाले S1 एंड D1 और ये S और D, इनका रिलेशन आपस में कौन सा है? सगे या सौतेले? ये सौतेले हो गए दोनों। सौतेले। तो हम जो इसको बोलेंगे पेयर बन गया, पैटर्नल। सौतेलों का पेयर बन गया। इनको बोलेंगे पैटर्नल ब्रदर एंड सिस्टर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अल्हम्दुलिल्लाह। जितने लोग ऑनलाइन हैं सबको क्लियर है भाई? कोई डाउट किसी को यहाँ तक समझने में? यस क्लियर। ना। अब हम जी हो। चलते हैं कि उसको कैसे डिफाइन करें जो कि मैटरनल है। लेट्स से इसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि अगर ये W1 अगर H के निकाह में है, तो क्या ये दूसरी शादी कर सकती है? नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती। या तो इसकी डेथ हो, या डाइवोर्स हो, या डिवोर्स या हो। खुला हो, जो भी है, वॉट एवर, सेपरेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है? करेक्ट। ऐसे सेपरेशन ऑफ ही, करेक्ट, यस। ऐसे ही W2 की बात करें, इसके साथ भी वही केस है कि जब करेक्ट। तक कि खुला नहीं होगा, तलाक नहीं होगा, मौत नहीं होगी, तब तक ये आपके पास दूसरी शादी में नहीं जा सकती। तो लेट से इसकी मान लेते हैं कि इसकी डेथ अगर हो जाती है, तो ये अब फ्री हो चुकी है। करेक्ट। इन्होंने एक सेकंड मैरिज कर लिया है, और जो सेकंड मैरिज किया है वो लेट से इन्होंने H2 से कर लिया। ये इनके H1 थे, राइट? करेक्ट। अब जब इनकी शादी W2 की, जो कि इनकी H1 की वाइफ थी, H2 से होती है, तो इनकी कितनी औलादें हैं? S दो। और D। और ये आपस में क्या है? रियल रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स, राइट। सिस्टर, ठीक। अब इनकी शादी जब हुई, तो इनके कॉम्बिनेशन से, W2 और H2 के कॉम्बिनेशन से, एक S डैश और एक D डैश, एक ही बच्चे पैदा हुए दोनों। ये आपस में जो हैं, ये रियल ब्रदर एंड सिस्टर है, राइट? राइट। अब इनका रिलेशन अगर हम देखें दोनों का, यानी इस S और D का, और इस S डैश और D डैश का, तो ये आपस में कहलाएंगे मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर। क्लियर है भाई सबको? कोई डाउट? अगर किसी औरत से आपने शादी की, उसके पास पहले से ही बच्चे हैं, चाहे बड़े हों या छोटे हों, जब आपने शादी की तो आपसे भी उस औरत से बच्चे हो गए, तो अब ये माँ के वास्ते से ये S और D जो है क्या बनेंगे? मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर। ठीक है जी। ये तीन टर्मोलॉजी आपने याद रखनी है, क्योंकि इनके शेयर्स कब जाने हैं कब नहीं जाने, वो इंशाल्लाह आगे डिस्कशन किया जाएगा। बाकी मैं समझता हूँ वाइफ हर एक को पता है, मदर पता है, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, दादी नानी ही पता है। मैटरनल सिस्टर यहाँ पे एक्सप्लेन हो चुका है। जी आगे मूव कर सकते हैं।
एक छोटी सी चीज मैं बता दीजिए प्लीज। जी। जैसे हम हस्बैंड के दो बीवियों से बच्चों को सौतेला कहते हैं, हम्म। तो बोलचाल की भाषा में अगर एक औरत के दो मियाँ हो जाए तो उनको, जैसे आपने बताया कि मैटरनल ब्रदर सिस्टर बोलते हैं, हम्म। बोलचाल की भाषा में हम इनको क्या कहते हैं? जैसे सौतेले का क्या वर्ड होगा उनके लिए इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, अब माँ ये के तो अलग वास्ते? अलग, इस अलग अलग क्या नाम है, रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग है। बाकी हम तो उनको यहाँ हिंदुस्तान में तो जनरली सौतेला ही लेके चलते हैं। बट उसमें फिर आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। तो हमें उस लॉ के अकॉर्डिंग लेके चलना है जो कि वाकई में लॉ है। ये माँ के थ्रू कनेक्शन बन रहा है इन वाले बच्चों का, और इनका जी। बाप के थ्रू बन रहा है, ठीक है जी। राइट। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर टैगिंग कोर्ट की लैंग्वेज के अगर देखा जाए तो एक में बाप कॉमन है और एक में माँ कॉमन है। यहाँ पे फादर कॉमन है, राइट। राइट। और इन राइट। वाले केस में मदर कॉमन है, बदर कॉमन। ठीक है। तो मैंने उसमें इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी में इस किताब में लिखा हुआ है। अगर आप राइट। वहाँ पे जाएंगे तो इस किताब में यहाँ पे यू कैन सी क्लियरली कि किसका रिलेशन किसके साथ में कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रियल है उसमें सेम मदर होती है, सेम फादर होता है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश इंग्लिश में लिखा हुआ है। पैटर्नल का मतलब कौन से काइन सिस्टर ब्रदर हो गए, इसमें सेम फादर है बट माएँ अलग अलग हो गई हैं, राइट। अच्छा, यूटेरिन सिस्टर। ठीक है। ओके। और मैटरनल में माँ सेम है बट बाप अलग अलग हैं। तो इससे ज़्यादा सिंपल इंग्लिश शायद नहीं लिखी जा सकती है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हमने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है। ये जो रेसिडरी का पार्ट है, मल्टीपल तरह के रेसिडरी होते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे होता रहेगा जब हम क्लास को कंडक्ट करते रहेंगे, फॉरवर्ड होते रहेंगे। इसमें हैंग अप होने की अभी ज़रूरत नहीं है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस जो होगा यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है, वो आफ्टर दी डेथ ही होना है, राइट। जब हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं या हम देखते हैं कि रोज़मर्रा के क्वेश्चंस जब हमारे पास आते हैं तो इसमें ये डिस्कशन होता है जी, हमने अपनी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, या हम वो ये कहते हैं हमने अपनी विरासत जो है अपनी ज़िंदगी में बांट दी है, तो अब हमारे हमने कोई झंझट नहीं छोड़ा है, ऐसे वर्डिंग लोगों के होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस ज़िंदगी में नहीं हो सकता, मरने के बाद होता है। तीन तरीके से मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। वो कौन से तीन तरीके हैं उनको हम अभी आगे समझेंगे। पहला चीज़ है गिफ्ट। गिफ्ट अगर आप किसी को देंगे तो आप अपनी लाइफ में देते हैं या मरने के बाद गिफ्ट दिया जाता है? गिफ्ट कब दिया जाता है किसी को? अपनी जिंदगी में, हयात में। जिंदगी में, जब कोई शख्स जो है जिंदा हो तो वो इस गिफ्ट को, इसको दूसरे को दे सकता है। तो जब ये गिफ्ट दिया जाता है तो क्या वापस लेने के लिए देते हैं गिफ्ट, या गिफ्ट जब दे दिया तो उस पे इसका राइट हो गया? ए और बी दो शख्स हैं, अगर आपने ए ने बी को गिफ्ट दिया तो अब ये गिफ्ट किसका, बी का हो गया, या अभी भी आप वापस यू टर्न ले सकते हो? जी भाई। बी का हो गया, वापस नहीं ले सकते। बी का हो गया। बड़ी टिपिकल हदीस है गिफ्ट के बारे में। अगर किसी ने किसी को गिफ्ट दिया और वो वापस लेना चाहता है अपने गिफ्ट को, तो इतना सख्त है कि उसको सुनना भी नागवार। लोग समझते हैं कि ऐसा है जैसे कुत्ते ने कै कर दी हो और आप उसने चाट लिया हो। हदीस मौजूद है क्लियरली। बात समझ में आ रही है? तो गिफ्ट का मतलब ये है कि आप जिंदगी में किसी को देते हैं और जिसको देते हैं उसको उसका मालिक बना देते हैं। इसके बारे में किसी का माइक पीछे, आई थिंक स्पीकर से आवाज़ रिटर्न बैक हो रही है मेरे को, बंद कर लें। तो मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रेफरेंसेस मौजूद हैं, तिरमिजी के ही मौजूद हैं। तो गिफ्ट का मतलब है कि हम अपनी लाइफ में किसी को देंगे गिफ्ट। हम गिफ्ट की क्या कोई लिमिटेशन है? एनी लिमिटेशन? नो, देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ द गिफ्ट। गिफ्ट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बट एक की पॉइंट से याद ये रखना है कि जब आप गिफ्ट अपनी औलाद के बीच में देंगे, दैट मस्ट बी इक्वल। तो गिफ्ट के बारे में यहाँ पे चंद लाइनें लिखी हैं कि ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, एक शख्स दूसरे को दे सकता है। इसमें कोई पेमेंट का या किसी एवज का डीड नहीं है। पूरी प्रॉपर्टी भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप में भी कर सकते हैं, नॉन ब्लड ग्रुप में भी कर सकते हैं, किसी को कर सकते हैं। इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है। बट अगर
औलाद के बीच में गिफ्ट दिया जा रहा है तो चाहे औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, वो इक्वल होना चाहिए। ये रूल ड्राइव होता है नुमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु से। सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है, बाकी भी मौजूद है कि वो एक ग़ुलाम को लेकर अपनी बीवी के कहने पर अपने एक बच्चे के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, यानी मेरी बीवी ये चाहती हैं कि ये जो ग़ुलाम है अपने मैं इस बेटे को देना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया क्या ऐसा ग़ुलाम आपने किसी दूसरी औलाद को भी दिया है या आपके दूसरे भी बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसा किसी को नहीं दिया। तो आपने कहा कि मैं जुल्म का गवाह नहीं बनता। तो यहाँ से स्कॉलर ये रूल निकालते हैं, इफ़ यू आर गिविंग एनीथिंग इन योर लाइफ एमंग और बिटवीन योर किड्स, तो क्या करने का है, उसको इक्वल रखने का है। इसका एग्जांपल मैं सिंपल तरीके से ये दिया करता हूँ कि आप मार्केट गए, मार्केट्स जी गए और वहाँ से जब वापस आए तो आप 3 टॉफ़ीज़ ले आए, 1, 2 और 3। आपके पास एक बिटिया है और एक सन है। अब आप यही शेड्यूल रखो अपना कि एक जो टॉफ़ी है इस डॉटर को दें, और जब भी आए 2 जो टॉफ़ी हैं इस सन को दें। तो इनके बीच में आपस में क्या इशू पैदा हो जाएंगे आने वाले टाइम में? आपके साथ में इस बिटिया का क्या रिएक्शन रहेगा, कोई बताएगा? जी, यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, हम क्या गलती कर रहे हैं? यहाँ पे अदल नहीं हो रहा भाई, फैसला जो है अदल जो, नहीं हो जो रहा है, अदल ठीक। नहीं है। तो हमने अदल सिखाना है, और ये हमारी इनहेरिटेंस का भी पार्ट अदल ही है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ रख दिया नोट में, लोग जो कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में दे दिया है। तो गिफ्ट, जो गिफ्ट दे रहे हो ज़िंदगी में, जो दे रहे हो वो इनहेरिटेंस नहीं है, और जो गिफ्ट आप दे रहे हैं वो विल भी नहीं है। विल एक अलग पार्ट है, गिफ्ट अलग पार्ट है, इनहेरिटेंस अलग पार्ट है। तो आई थिंक गिफ्ट का पर्पस क्लियर हो गया होगा। होल प्रॉपर्टी या कुछ पार्ट किसी को भी, ब्लड ग्रुप में, नॉन ब्लड ग्रुप में, विदाउट एनी पेमेंट और आपके पास एक्सचेंज ऑफर, हम गिफ्ट देते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है विल। अब मैंने यहाँ तो वसीयत ही लिखा है, क्योंकि मदारिस का जो भी मेंबर क्लास में है, जो भी तलबा मदारिस से फारिग हैं, उनको वसीयत का मतलब पता है कि ये वसीयत का मतलब क्या होता है। लेकिन जो लोग कॉलेज से पढ़ें, उनको अगर हम केवल विल, इसको हटा दें टर्म को और केवल विल लिखें, तो विल अंडरस्टैंड कर लेते हैं जैसा कि विल एलएलएम की क्लासों में, लॉ की क्लास में पढ़ाया जाता है। वही समझ लेते हैं विल का मतलब है वी कैन डू द विल टू एनीबडी, किसी को भी विल कर सकते हैं जिसको हम चाहें। इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग विल का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है? इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग जो वसीयत है, या जो हमने इस्लामिक विल उसका नाम दिया है यहाँ पे, वो ये है कि ये भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, बट ये डेथ के बाद होती है। बट हम जो विल लिखते हैं अपनी ज़िंदगी में लिखते हैं। तो विल लिखी जाएगी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एप्लीकेबल होगी आपकी डेथ के बाद होगी। लेकिन की पॉइंट ये है कि हमारे जो एयर्स हैं, जिनके हिस्से ऑलरेडी मुकर्रर कर दिए गए हैं शरीयत ने, उनके लिए हम किसी भी तरह की विल नहीं कर सकते। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग आप किसी को भी विल कर सकते हो, बट मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग हम विल नहीं कर सकते। और विल जो नॉन ईयर्स को करना चाहते हैं वो 1/3 से ज़्यादा की नहीं कर सकते। ये भी हदीस मौजूद है। मेरा एक सवाल है। जी, आवाज़, आप एक मिनट जरा, आवाज़ मेरे यहाँ से कम है या आपके यहाँ से? एक मिनट, मेरे यहाँ से तो ठीक है आवाज़। एक एक मिनट, मेरा ठीक एक ठीक है, मैंने सवाल है माइक जी। ऑन कर लिया जी, फरमाएं। जी, मेरा एक सवाल है कि अगर किसी शख्स को एक ही औलाद है, हम्म। तो क्या वो उसके पास अपना एक फ्लैट है, तो हम्म। क्या अपने औलाद को वो फ्लैट विल कर सकता है? आई मीन, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, कोई और दूसरी औलाद नहीं है क्योंकि। गिफ्ट, आप उसको गिफ्ट करेंगे जिंदगी में, जो हम्म, आप विल की बात कर रहे हैं। अच्छा विल अच्छा। का मतलब है विल होगी डेथ के बाद, और डेथ के अच्छा। बाद रूल आपका नहीं चलेगा, वो चलेगा। मैं ये पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ कि हम्म, हम ये कहते हैं कि मेरा कमाया हुआ माल मेरी औलाद में जाए। अल्लाह ताला क्या फरमाता है हम्म, पहले पारे के अंदर, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, हम जो इनको देते हैं उसमें से खर्च करते हैं।
इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि इफ़ यू आर इन एनी कॉलेज और ट्रस्ट में है, तो आपके पास कोई पैसा बाहर से आता है जो हम्म, आपने उस ट्रस्ट में यूज़ करना है। अगर उस पैसे को उस ट्रस्ट में यूज़ ना करें साल भर, तो पैसा कहाँ जाता है वापस? वापस चला जाता है। कहाँ? जिसने दिया होता है। जिसने दिया होता है, फंडिंग एजेंसी जो भी है। सिमिलरली यहाँ पे पैसा कौन दे रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम्म, जिंदगी में जब आप जिंदा थे तो आपको बहुत सारे रूल्स दिए थे, यहाँ खर्च करना, वहाँ खर्च करना, और खर्च करने पे भी अजर था, माल भी उसी का था, खर्च करने पे भी अजर था। आपने अपनी ज़िंदगी में पूरा ही यूटिलाइजेशन कर लेते, तब भी अल्लाह ताला आपसे ये नहीं कहते मरने के बाद भाई आपने पूरा क्यों ख़त्म कर दिया। हाँ, उसके उस कामों में खर्च होता जिसमें अल्लाह तबारक ताला चाहते हैं। अब जो बच गया तो अल्लाह तबारक ताला का माल हो गया। अब अल्लाह तबारक ताला ने वसीयत कर दी, यूसीकुमुल्लाह फरीदा तमिनल्ला, वसिया तमिनल्ला। तो अब मरने के बाद उसी के अकॉर्डिंग हुआ। अब आपने जैसे कहा उसका एक ही बेटा है, तो हम्म, अब क्या आपको ये मालूम है कि किन किन को मरने के बाद प्रॉपर्टी आती है? जो शख्स मरा है क्या उसके वालिद थे, वालिदा थी, दादा थे, नाना थे, चाचा थे, सगे फादर। थे, सौतेले थे, उनके चचेरे भाई थे? हम्म, अगर उनमें से कोई नहीं था तो क्या उसकी उधर खाला मामू फूफी वगैरह थी? तो एक लंबी सी लिस्ट है, तो जब हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह तो अंडरस्टैंड हो जाएगा। फिलहाल की पॉइंट ये याद रखना है कि सॉरी अगर सॉरी टू इंटरप्ट यू जी वंस जी अगेन। जी जी माजरत चाहता हूँ। जी मैं जी ये कहना चाहता था कि अगर कोई एक फ्लैट है वो हम्म, अपने औलाद को गिफ्ट कर सकता है, विल नहीं कर सकता। हाँ राइट। हाँ। यही ना? जी जी। ठीक है। गिफ्ट का मतलब ये है कि आप जिंदगी में उसको उसके नाम उसका लिख दिया। ऑनर बना रहे हैं। जी जी। हम्म। अब वो जिंदगी में चाहे तो बेच भी सकता है। अच्छा। अब ये अच्छा। नहीं कह सकते कि मैं जिंदा हूं हाँ। तो। अच्छा। अब लोग विल कैसे लिखते हैं, सुनिए, जैसे मेरी विल लिखी गई। जी जी। आई वॉज इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कुवैत आर्मी, एंड इन 99 एट ओके। दैट टाइम नानी का डेथ हो गया। और हम्म, नानी के यहाँ पर मैं 2 साल से लेकर तकरीबन 10वीं क्लास तक मैंने स्टडी किया, हम्म, इस यूपी के अंदर, मुरादाबाद हम्म, डिस्ट्रिक्ट में। तो उन्होंने एक विल लिखा, जीते जी मैं मालिक हूँ, मरने के बाद मेरे चारों नवासे मालिक हैं। तो जब घर में किसी ने पढ़ा ही नहीं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो सबने ये समझा कि ये ठीक है। तो आफ्टर 20 ईयर्स जब मैंने इनहेरिटेंस पढ़ना शुरू किया तो आई सॉ दैट कि वहाँ तो लिखा हुआ है कि जीते जी मैं मालिक हूँ, मरने के बाद नवासे मालिक हैं। तो हम्म, मैं ये बोला माँ को कि भाई ये तो इनवैलिड विल है, इट्स नॉट ए करेक्ट विल। क्योंकि आप जिंदा हो, मेरे नाना जिंदा हैं, तो इसमें दो चीज़ें गलत हो गई। एक तो सारा हमें कर दिया, ये गलत हो गया। दूसरा आपका हक उन्होंने नहीं दिया। तो आप मिशकात शरीफ के हदीस के अंदर आ गए, जिस किसी ने किसी की मीरास काटी, अल्लाह तबारक ताला रोज़े क़यामत उसकी जन्नत की मीरास काट देगा। तो मुझे अपनी माँ से, अपने भाइयों से स्टेटमेंट सुनने को मिले, क्योंकि वो भी इसका इल्म नहीं रखते थे, कि आपकी नानी तहज्जुद गुजार थी और आपकी नानी मदरसा चलाती थी बच्चियों का। तो ये एक अलग पार्ट है। और ये एक अलग पार्ट है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा। तो इफ़ यू आर गिविंग समवन समथिंग इन योर लाइफ, तो वो गिफ्ट है और वो फिर उसका मालिक हो जाता है। हाँ, नानी ने ज़िंदगी में हमें ऑनर बना दिया होता तो फिर हम उसके मालिक हो गए होते। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर हो हम्म। गया होगा। जी जी, बिल्कुल। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में, बात सही हाँ, है, तो ये बिल्कुल ठीक तीन बोल रहे चीज़ें हैं। बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए मैं हम्म, एक डॉक्यूमेंट अभी फोल्डर तैयार कर रहा हूँ। ठीक है। जायदाद के तकसीम करने के 3 तरीके हैं: जी। विल, वसीयत और इनहेरिटेंस। इंशाल्लाह। विल, सॉरी, गिफ्ट, इन विल एंड। और इनहेरिटेंस। तो राइट। सेकंड पार्ट हो गया हमारा ये। और इसमें की पॉइंट याद ही रखना है कि विल का कैलकुलेशन कैसे होगा। विल पूरे संपत्ति, पूरे माल, एंटायर स्टेट पर अप्लाई नहीं होती है। आपके कफन दफन में, यानी जो फनरल एक्सपेंसेस होंगे उसको निकालने के बाद, और जो आपके ऊपर कर्ज होगा उसको निकालने के बाद, वॉट एवर इज़ द अमाउंट इज़ लेफ्ट, उसके ऊपर 1/3 हम विल कर सकते हैं। अब इसका फार्मूला जो है ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये विल को कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि भाई एक आपका। छोटी सी चीज पूछ लो भाई प्लीज। हाँ जी। एक छोटी सी चीज दोबारा हाँ, से रिकन्फर्म कर लो। बिल्कुल बिल्कुल डिस्कशन करें आपने जो क्योंकि पहली बात कही गिफ्ट की, वो तो क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म विल की बात अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर हो गया, लेकिन एक चीज जस्ट टू रीइंफोर्स दिस हम्म अंडरस्टैंडिंग, ओके। कि विल जो है हम्म वो वारिसिन के हक में नहीं होगी। हाँ, वारिस के हक में नहीं, वो क्लियर है, बुखारी में, मुस्लिम शरीफ में, तिरमिजी शरीफ में। जी, तो ये चीज बस बस रिकन्फर्म करना था। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और मैंने ग्रुप के अंदर भी ये जितना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो पूरे महीने जब ग्रुप रहता है तो उसमें हम ये कोटेशन शायद सारी इंग्लिश में, उर्दू में, और उसका अरबी मतन सारा डालते रहते हैं ताकि वहाँ से क्लैरिटी होती रहे। क्योंकि बिना रेफरेंसेस से कोई काम नहीं करना चाहिए। नाउ तीसरा जो पार्ट है वो है इनहेरिटेंस, जिसको हम मीरास बोलेंगे।
ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। ये केवल हिस्सा आपके वारिसों का है और किसी का नहीं है। गिफ्ट किसी का भी हो सकता था, विल किसी के लिए भी हो सकती थी। गिफ्ट की कोई लिमिट नहीं थी। विल की लिमिट है 1/3 तक, 1/3 तक। टू एक्सपेंसेस निकालने के बाद कफन दफन और कर्ज। और इनहेरिटेंस जो है केवल वारिसीन का ही हक है और किसी का हक नहीं है। और इनहेरिटेंस पूरी प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं होगी, इसमें से 3 एक्सपेंसेस निकलेंगे: कफन दफन, कर्ज, और आपने जो विल किया होगा उसको निकालने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपके वारिसों में तकसीम होगा। उसमें से जो वारिस थे, पीछे डिस्कशन जो किया गया, वो कुछ वारिस वो हैं कि जो जिनके हिस्से प्री डिफाइंड हैं। और वो प्री डिफाइंड हिस्से उनको कहा जाता है जो कि फ्रैक्शनल रेशियो में मौजूद हैं, यानी 1/2 की शक्ल में, 2/3 की शक्ल में, 1/6 की शक्ल में, जो फिक्स्ड हैं। बाकी जो बचेगा रेसिड्यूरी, वो उसमें फिक्स नहीं आता, वो फिर आपके पास वेरिएबल चलता रहता है। रेसिड्यूरी को हमेशा वेरिएबल जाता है, कभी भी फिक्स नहीं जाता है। तो हम सवाल भी इंशाल्लाह करेंगे। आज आप ये सीख जाएंगे कि सवाल कैसे करना है, वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाल्लाह करेंगे। तो 3 चीज़ें हो गई, एक गिफ्ट हो गया, एक विल हो गया, एक मीरास हो गया। अब जब कभी भी किसी की मौत होती है तो सबसे पहला जो ड्यूटी हमारे ऊपर है, या मैयत के जो ने जो हुकूक छोड़े हैं जो हमें पूरे करने हैं, पहले कफन दफन है, दूसरे नंबर पर कर्ज है, तीसरे नंबर पर विल है, और चौथे नंबर पर इनहेरिटेंस है। मैंने अभी एक उर्दू में फ़ोल्डर तैयार किया, इंशाल्लाह रमज़ानों से पहले पहले वो आ जाएगा। उसका नाम है आखिरी ख़त मैयत की तरफ से। आखिरी ख़त मैयत की तरफ से। मैं अभी क्लास के बाद टाइम होगा तो इंशाल्लाह दिखाता हूँ। उसमें इन चारों चीज़ों का मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त किया जाए जब जनाजा रखा हो और इमाम साहब सलाम फेर दें, और लोग जब घर जाने लगें या मैयत के साथ कब्रिस्तान आप जा रहे हैं, तो 15-20 फोल्डर जेब में रख के ले जाएं और लोगों में बांट दें। वो मैयत की आवाज़ बनकर मैंने उसको लिखा है, आखिरी ख़त मैयत की तरफ से। उनमें इन चारों चीज़ों का एक्सप्लेनेशन किया है कि मैं आज इस फ़ानी दुनिया से जा रहा हूँ, और ये मत समझना कि मेरे जो हुकूक हैं ख़त्म हो गए। अभी भी मेरे 4 हुकूक तुम लोगों पे बाकी हैं। वो सारी जितने लोगों ने नमाज़ पढ़ी है सबसे बोल रहा है मैयत वो। तो ये पहला हक है उसका, फनरल। दूसरा कर्ज अगर है तो, तीसरा विल अगर है तो। ये मैंडेटरी ज़रूरी नहीं है कि साहब कोई कर्जदार ही मरेगा, ज़रूरी नहीं है कि उसने विल किया होगा। बट मैं ये समझता हूँ कि मेरी 10 साल की रिसर्च रही है, अगर आप 4:11 को देखते हैं, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम जो शुरू होती है, और 4:12 जो देखते हैं, वलकुम निस्फु मा तरका, इसमें एक बार वसीयत के बारे में कहा गया है, इसमें 3 बार वसीयत के बारे में कहा गया है। यानी कहा गया है वसीयत के बारे में, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास इतना सफिशेंट अमाउंट है कि आप किसी को विल कर दो और आपके वारिसीन के लिए भी सफिशेंट है, तो विल ज़रूर करके जाना चाहिए। क्योंकि मरने के बाद आपके पास वही चीज़ें काम आनी हैं जो आपने ज़िंदगी में की हैं, और जो ज़िंदगी में आपने सदका जारिया कर दिया है या आपकी नेक औलाद है, वो आपके लिए करती रहेगी। तो बेटर है कि हर एक का अपना अपना हिसाब होना है, आपका अलग होना है, बीवी बच्चों का अलग होना है। और अगर सूरा 70 आप पढ़ते हैं, मारिज और ट्रांसलेशन करते हैं, उसका देखते हैं, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हश्र के मैदान का मंजर है कि बीवी आपसे भागेगी, आप बीवी से भागोगे, हर एक शख्स दूसरे से भागेगा, सब नफसा नफसी का आलम होगा, सबका हिसाब किताब अलग होगा। तो बेटर इज़ दैट कि अगर आपके पास इतना सफिशेंट अमाउंट है कि औलाद के लिए भी है, तो विल कर देना चाहिए। इनहेरिटेंस का कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जैसे कि ज़कात का एक निसाब है। ज़कात का एक निसाब है, इनहेरिटेंस का कोई भी निसाब नहीं है। इसका मतलब इनहेरिटेंस तो हर एक की बचनी ही बचनी है। ज़कात हर एक बंदा देगा, उसके लिए रूल है कि 52.5 तोला चांदी हो और इतना आपके पास 7.5 तोले सोना हो। लेकिन इनहेरिटेंस के लिए कोई निसाब नहीं है। जब भी कोई शख्स मरता है वो कुछ ना कुछ छोड़ कर ही जाता है। मैंने एक तकरीबन 40 से ज़्यादा जायद किताब पढ़ा है इसके इनहेरिटेंस के ऊपर। एक अंग्रेज़ का भी किताब पढ़ा। उसमें देखा, उसमें लिखा था कि अगर कोई शख्स का डेथ होता है, एट द टाइम ऑफ दैट उसके मुंह में अगर चिंगम है
तो उसको भी निकाल कर वारिसीन में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इतना बारीक मसला है इनहेरिटेंस का, बट ये मोस्ट निगलेक्टेड टॉपिक हो गया है पूरी सोसाइटी का। तो हमें इस पे काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अब हम यहाँ चलते हैं एक एग्ज़ाम्पल लेकर, ताकि यहाँ से सारी चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए। भाई आज पहली क्लास से हो सकता है कि 10 बजे से भी हम लेट हो जाएं, क्योंकि एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि पूरे हफ्ते में एक दिन क्लास होनी है। और एक सवाल आज यहाँ कर लेंगे इंशाल्लाह, तो एटलीस्ट पूरे हफ्ते के लिए हम आपको 2 सवाल दे देंगे, ताकि होमवर्क भी साथ साथ चलता रहे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी को? 10-15 भी हो सकते हैं, 10 तक का तो हमने टाइम दिया हुआ है। जब भी कोई शख्स मरेगा, उसने जो कुछ भी छोड़ा होगा, वॉट एवर, आज की डेट में डिजिटल करेंसी है, शेयर्स मार्केट है, घर है, खेत है, बागात हैं, गोल्ड है, वॉट एवर जो भी है, उसको हम मान लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल उस शख्स की पूरी जो प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद हमने कैलकुलेट की, लेट से उसका अमाउंट हम ले लेते हैं कि वो 1 लाख रुपए है, फॉर एग्जांपल लिया जा रहा है। उसके कफन दफन पे लेट से 10,000 रुपये खर्च हुआ। अभी जो कफन दफन का जो मसला है, कफन का भी खर्चा होगा, और आज की डेट में डेथ अगर हॉस्पिटल में हो जाती है तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी लगता है, वो भी आपने फर्नल एक्सपेंस में जोड़ना है। अच्छा, जो कबर खोदने वाला होता है वो भी पैसे लेता है, कब्रिस्तान वालों को एक हमें रिसिप्ट देनी देते हैं और उनको भी बिल अदा करना पड़ता है। इसी तरीके से नहलाने वाले आते हैं, वो भी कुछ ना कुछ पैसा ले जाते हैं। तो बहरहाल जो भी डेथ के बाद से, यानी उसकी रूह परवाज करने से लेकर और कब्रिस्तान में कब्र में उतारने तक जितने भी एक्सपेंसेस लगेंगे, उसको फर्नल एक्सपेंसेस का नाम दिया गया है। क्लियर? जो शख्स मरा उसके ऊपर कर्ज फॉर एग्जांपल 10-30 हज़ार रुपये था, और उस शख्स ने मरने से पहले एक वसीयत की थी किसी मदारिस के लिए, किसी आपके पास किसी और ट्रस्ट के लिए, कि मेरी प्रॉपर्टी में से 25,000 फला मदरसे को दे दिया जाए, या फला इसको जो ये ओल्ड एज होम होते हैं उनको दे दिया जाए। तो अब हमने ये देखना है कि ये तो हमारे हाथों से खर्च हुआ, और ये कर्ज किसी ने बता दिया। अब जर्नली तो रूल ये होना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाजे की नमाज पढ़ाते तो पूछते कि इस मैयत के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है, और अगर कर्ज होता तो आप नमाज ना पढ़ाते। कोई सहाबा ये कहते कि हम अदा कर देंगे, तो ताकीदन आप कहते कि आप पूरा पूरा अदा करोगे ताकि लोग सुन लें। तो जब ये जवाब आता कि हम कर देंगे, तो फिर आप जनाजे की नमाज पढ़ाते। बट हम देखते हैं आज की डेट में इसमें भी हम लोग सारे के सारे जो है इस रूल को भी छोड़े हुए हैं, कि ये तो ऐलान होता है कि नवाफिल और सुन्नतों के बाद जो है जनाजा पढ़ा जाएगा, और इमाम साहब आके अल्लाह अकबर कह के और जनाजे की नमाज़ पढ़ा देते हैं। जनाजे की नमाज़ तो हो गई, लेकिन इल्ला माशा अल्लाह हम देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ये कहता हो कि भाई इस पे कर्ज तो नहीं है कोई। इमाम साहब तो बहरहाल नहीं कहते, उनका कोई फ़र्द कहता है मैयत का, जबकि ये कहना ये चाहिए था, क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहते थे वो आइडियल हमारे लिए नमूना है, तो हमें भी ये करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मदारिस का जो मसाजिद का जो निज़ाम है, वो ऐसे लोगों के हाथ में आज की डेट में, जो कि इलिटरेट या अनपढ़ हैं, और वो जैसा सिस्टम है वैसे चला आ रहा है। तो जहाँ जहाँ पे आप सुन रहे हैं मेरी बात को, वहाँ वहाँ पर हम लोग आगे इसको प्रमोट करेंगे तो होगा। और ये कोई गलत बात नहीं है, मैं खुद इंडिविजुअली इमामों से जाके अभी पिछले हफ्ते 4 इमामों से मिलकर आया हूँ। एक मीटिंग तय की थी प्रोफेसर हसन साहब के साथ में, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स जामिया मिलिया के, कि हमें ये कहना चाहिए कि भाई जब किसी का ऐलान हो कि फला शख्स की डेथ हो गई है, तो जब किसी की डेथ हो जाती है वो 4 हुकूक छोड़ के जाता है। उसका कफन दफन होना है, कर्जे की अदायगी होनी है, फिर वसीयत को पूरा करना है, फिर तरके की तकसीम होनी है। मुश्किल से 5-10 सेकंड लगेंगे और अवेयरनेस इंशाल्लाह पूरी सोसाइटी में हो जाएगी। तो बहरहाल क्या ये ठीक है? 25,000 हमें पहले क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे और हम देखेंगे विल निकालने का एक फार्मूला है। यहाँ अगर हम जाते हैं तो इससे अगर हम उस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुटअप करें,
कितना टोटल अमाउंट उसने छोड़ा है? 1 लाख रुपए। ठीक है। और इसमें से कफन दफन पे 10,000 रुपये खर्च हुए। बिल्कुल सिंपल है, 5वीं क्या 8वीं क्लास का बच्चा आराम से कर सकता है। टफ नहीं है। अदीनो यूसर, दीन आसान है। मुश्किल हम लोगों ने बना दिया है बस। कर्ज उसके ऊपर 30,000 रुपये का था। ब्रैकेट को आप क्लोज कर दिए। सबको पता है बोर्ड मास क्या होता है, सारे बच्चे जानते हैं आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये यहाँ पर 1 लाख में से आप यहाँ से जब माइनस करेंगे इसको तो 30 और 10 ये 40,000 हो जाएगा। 40,000 आपके पास ये हो गया, और ये इसका ऑब्लिक 3 हो गया। अब ये कितना आया? 60,000 रुपये आया। तो 60,000/3 करेंगे तो 20,000 रुपये आएगा। तो मेरे ख्याल से इस कैलकुलेशन में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अनपढ़ आदमी को भी अगर 100 रुपये मार्केट में लेके भेजते हो और 50 रुपये का दूध आता है या 47 रुपये का आता है, तो वो आपको एक पैसा भी अनपढ़ आदमी भी कम लेके नहीं आता घर। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये उसको समझ में नहीं आएगा? बात समझ में आ रही है? तो कितना होना चाहिए वसीयत की उसके विल की अमाउंट कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 20,000। मैक्सिमम 20,000 लिमिट किया, उससे कम चलता। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो 25,000 थी उसको हम रिड्यूस करेंगे और 20,000 यहाँ कर देंगे। ये हमारे पास 1 लाख था। और अच्छा, हम दूसरा पेन यूज़ कर लें क्योंकि इससे वो बार बार मिट जाता है। दूसरा पेन ही हम यूज़ कर लेते हैं। ये ये 1 लाख था यहाँ पे। और ये 10,000 रुपये इसमें खर्च हुए थे। और कैलकुलेशन हमने वहाँ पे कर लिया उधर। और ये कर्ज जो था उसके ऊपर 30,000 था। और उसने जो विल किया था वो 25 किया था। इसको हमने रिड्यूस करके 20 करना है। ये गलत हो गया क्योंकि मरने वाले को नहीं पता था कितनी रकम बचेगी। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस जब अमाउंट निकालेंगे तो अब तीनों एक्सपेंसेस आप निकाल देंगे। इनहेरिटेंस निकालने के लिए तीनों एक्सपेंसेस निकाल लेंगे। यानी 1 लाख में से 1 लाख में से तीनों एक्सपेंस आप निकालेंगे। यानी ये जो एक्सपेंस है वो 10 के है, ये जो एक्सपेंस है वो 30 के है, और ये जो एक्सपेंस है वो 20 के है। तो टोटल इनका जो मिलकर हो गया वो कितना हो गया? 60 हो गया, राइट। तो ये 1 लाख में से आप 60 माइनस करेंगे तो कितना आया? 40,000। तो ये फार्मूला मेरे ऊपर भी अप्लाई होगा और जितने लोग क्लास में ले रहे हैं सबके ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि सबकी मौत होनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि साहब मेरी मौत नहीं हो सकती या किसी को बुरा लगे। ठीक है, हर एक कौन है क्लियर कट आपके पास एविडेंस है। जो अल्लाह को नहीं मानता वो मौत को तो वो भी मानता है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि अब हो सकता है कि भी आपका जो के ऊपर कर्ज ना हो, आपके ऊपर का विल ना हो, लेकिन कफन दफन तो होगा। तो कफन दफन का एक्सपेंस निकाल दें। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सारे लोगों से। ज़िंदगी भर आपने हलाल कमाई खाई हो और आपकी जब डेथ हो जाए तो आप क्या ऐसा पसंद करोगे कि आपका कफन दफन कोई और करे, या आप अपने पैसे से कफन दफन करवाना पसंद करेंगे? क्या जवाब है? भाई अपने पैसे से कफन दफन पसंद करेंगे। अपने से करेंगे। मैंने तो देखा था बचपन में, मेरे परनाना ने जिंदगी में ही हमें जब बैठ के रात में स्टोरियां सुनाते थे लिहाफ में जाड़ों में बैठ के, तो अपना कफन दिखाया करते थे कि मैंने अपना कफन खरीद के रख दिया, जब मैं मर जाऊं तो इसी में दफन करना। तो कहने का मतलब ये है कि ये ज़ीरो हो सकता है, ये ज़ीरो हो सकता है, बट ये तो ज़ीरो आज की डेट में नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन था। जी फरमाएं। जैसे किसी बच्चे की डेथ हो जाती है छोटी उम्र में, हम्म। तो वो उसका कफन दफन किस पे आएगा फिर? अब आप जिंदगी में जब आपका बच्चा है तो आपके ऊपर आता है। अब आप कफन दफन तो आपका भी आपकी औलाद कर सकती है, आपके मामू चाचा भी कर सकते हैं, बट मेरा क्वेश्चन तो ये था कि आप अपनी कमाई से पसंद करोगे कि दूसरी कमाई से? जाहिर सी बात है, आपका बच्चा है तो आपका आपको ही करना है। नहीं एप्लीकेबल है तो आपके पास नहीं है तो पड़ोसी करेंगे। अगर किसी के पास नहीं है, अगर लावारिस लाश भी अगर हो जाती है तो सोसाइटी की जिम्मेदारी है। सोसाइटी अगर नहीं कर रही है तो सरकार की जिम्मेदारी है, अगर मुस्लिम मुमलिकत है तो। तो ये तो एक आगे पार्ट हो गया। मेरा पार्ट तो खैर विरासत वाला है। बट ये डिस्कशन इसलिए करना था कि ये एक्सपेंसेस भी आपकी ही जेब से निकले तो अच्छा है। जनरली होता क्या है, डेथ के बाद हम देखते हैं कि साहब सारे लोगों की भीड़ लग जाती है, लोग खाना खाते हैं आकर,
और खाना जब खाया जाता है तो मुर्दे की ही जेब से पैसा निकाल के उसी से खिलाया जाता है। तो ये तो कहीं पर शरीयत के अंदर है ही नहीं कि जाके हम उसके घर खाना भी खाएं, और कुछ तो दोपहर का भी खाते हैं, शाम का भी खाते हैं। बाकायदा ये कब्रिस्तान में ऐलान भी होता है। तो फिलहाल ये तीन एक्सपेंसेस निकल लें उसकी डेथ के बाद, उसकी टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट से ये तीन एक्सपेंसेस निकलने के बाद ये वैल्यू बचती है 40,000 की। अब ये 40,000 की जो वैल्यू बचती है, इसमें वारिसीन के हिस्से बनेंगे। अब कोई वारिस अपने हिस्से में से किसी को खिलाना चाहे तो अलग पार्ट है, मैयत के पार्ट में से तो ना खिलाए ना, वो तो गलत हो रहा है। नाउ अब हम चलते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको ध्यान से आप समझेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम आपको होमवर्क भी देंगे। इस क्वेश्चन से क्या समझ में आता है, किसी को बताइए पढ़ के क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। क्योंकि इस क्वेश्चन को ख़त्म फिनिश करने के बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। अभी हमारे पास 10-12 मिनट तो इधर भी हैं, तो 10-1 मिनट हम आपके और लेंगे, तकरीबन 20-25 मिनट लग सकते हैं क्लास एंड में। ये क्वेश्चन से क्या समझ रहे हैं आप लोग। सवाल सवाल ये है कि जैसे हस्बैंड की डेथ हो जाती है, हम्म। तो हस्बैंड की मदर को क्या मिलेगा, हम्म। हस्बैंड के फादर को क्या मिलेगा, हम्म। और वाइफ को क्या मिलेगा, सन को, बेटा को क्या मिलेगा, और बेटी ठीक। को क्या मिलेगा। ठीक, वेरी गुड। तो अब सवाल जब समझ में आ जाए तो जवाब आसानी से दिया जा सकता है। तो इन सब के सवालात के जवाब मैं तकरीबन आपको उसी में दे चुका जो मैंने आपको जो व्हाट्सएप पे अपलोड किया है, उसमें अगर हम देखेंगे जाके दोबारा घर जाके खोल के, कि उसमें लिखा हुआ है सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 में इन सब के हिस्से मेंशन है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने देखना है। फ़र्ज़ कर लिए कि ये सवाल अगर आपके ऊपर आया, आपके पास आया, तो कैसे उसको सॉल्यूशन करके देंगे मैथमेटिकली। क्योंकि एक तरीका तो वो है, जैसे कि मैंने किताबें पढ़ी, अल अज़हर यूनिवर्सिटी की किताबें भी पढ़ी, डॉक्टर मुस्तफ़ा मुस्लिम साहब की किताब भी पढ़ी। तो जो किताब अल अज़हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है अरबी के अंदर, वही हमारे यहाँ मदारिस में उसी का ही हू बहू वो ट्रांसलेशन जो है, यानी सेम ही एग्जाम्पल लिए जाते हैं। और वहाँ पे उन्होंने कुछ शॉर्टकट ड्राइव कर रखे हैं कि वो जब आपको फतवा मंगाना होता है मदारिस से या किसी इफ्ता से, तो वो आपको वही शॉर्टकट बना के देते हैं। और वो फिर हम ये मान तो लेते हैं कि चलो ये यहाँ से जो है इमारत शरिया से आया है, या देवबंद से आया है, या नदवा से आया है। क्योंकि स्टैंप लगी है मुफ्ती साहब की, तो सारा आंखों पर मानना पड़ेगा। लेकिन वो कैलकुलेशन आया कैसे है ये हमें नहीं पता होता। बात समझ रहे हैं आप। बिल्कुल। आप एक क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, आपको फतवा मिल जाएगा, लेकिन वो आंसर कैसे आया है वो आपको नहीं पता होता। तो अब वो आंसर आ कैसे रहा है उसको हम यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने थोड़ा पेशेंस रखना है, जहाँ पर भी आपको समझ नहीं आएगा आप मेरे से यहाँ पे पूछेंगे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सवाल तो उधर लिखा हुआ है। ये 5 स्टेप का सॉल्यूशन है। सबसे पहला जो स्टेप है वो बेहद ज़रूरी है, स्टेप नंबर 1। और जब आप हमें होमवर्क करके भेजेंगे तो हम चाहेंगे इसी तरीके से आप क्लैरिटी के साथ में भेजेंगे। यहाँ लिखेंगे हम शेयर्स ऑफ इनहेरिटर्स। अब हमारे पास जो इनहेरिटर्स हैं वो कौन कौन है, क्योंकि इसमें तो आपको क्लियरली दे दिया गया, लेकिन जब जो केस स्टडीज़ आती हैं उसमें क्लियरली ये नहीं लिखा होता है। उसमें बहुत सारी स्टोरी लिखी होती है, कब वालिद साहब की डेथ हुई, उसके बाद किसकी हुई, और जो मकान था उस पर बड़े भाई ने कब्ज़ा कर लिया और छोटे ने फ्लैट बना के उस पर बेच दिया। तो फिर वो एक बहुत बड़ा सिनारियो बन जाता है। बट बेस यही है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मरने वाले ने अपने पीछे माँ को छोड़ा है, अपने पीछे अपने वालिद साहब को छोड़ा है, अपने पीछे अपनी बीवी को छोड़ा है, और उसने एक बेटे को छोड़ा है और एक डॉटर को छोड़ा है। अब जो किताब आपको दे रखी है, किसी के पास किताब हो, प्रिंट आउट किसी ने ले लिया हो, उस किताब से जाके पूछते हैं किसके क्या हिस्से होते हैं। सीधा यहाँ चलते हैं हम कि मरने वाले की जो, इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि उधर भी हम रहें, और इसको यहाँ से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये आपका इधर था मदर, यानी माँ का हिस्सा, बाप का हिस्सा। पहले हम वाइफ की तरफ चलते हैं, छोटा सा यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको केवल आपने पढ़ना है, क्योंकि आपको ही पढ़ाया जा रहा है। मैं तो काफ़ी सालों से पढ़ रहा हूँ
और याद भी हो गया। अब इसको देखें, इस वाले को। यहां से हम माँ का हिस्सा क्या रखें? इस किताब एक को आपने आठ। तभी देखना है जब सवाल आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह 2 महीने में याद हो जाएगी, क्योंकि हम तकरीबन 250 पेज आपके फिलअप करवा देंगे और 120 से 150 क्वेश्चन इंशाल्लाह आप करेंगे। हस्बैंड की डेथ हुई है, शेयर ऑफ वाइफ कितना होगा? यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, वन पढ़ के बाई एट समझ। होगा सर। 1/8 होगा। 8। ठीक। तो फिर हम क्या लिखेंगे? हम सिर्फ यहाँ ये लिखेंगे सिंपल सा, कि यहाँ पर जो वाइफ है उसका शेयर होगा 1/8। और क्यों होगा ये भी लिखेंगे, ड्यू टू किड्स, औलाद होने की वजह से। इसी तरीके से मदर का शेयर कितना होगा वो भी उस किताब में मेंशन है, हर एक चीज़ वहाँ मेंशन है। आराम से सुकून से उसको प्रिंट आउट लीजिए और जब भी क्लास हो उसको लेकर आप बैठिए। फादर, अब जो मदर है, ये जो वाइफ है, हमें पहले पता हो कौन किस कैटेगरी में आता है, वो भी मेंशन करें। माँ हमेशा ZF होती है, प्राइमरी ईयर्स, जबिल फ्रूज या प्राइमरी ईयर। ये सेकेंडरी यानी रेसिडुअरी कभी बनती नहीं है। वाइफ भी हमेशा ZF होती है, यानी जो ZF है उनके हिस्से कोई काट नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है? उनके हिस्से कोई नहीं काट सकता। ये प्राइमरी ईयर है, ये प्राइमरी ईयर है। जो फादर हैं ये भी ZF हैं। तो सबसे पहले उनके हिस्से दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू दी सही बुखारी 6732 हदीस नंबर के अकॉर्डिंग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले उनके हिस्से दे दिए जाएं जिनके फिक्स हैं, और जो बचेगा वो फिर रेसिडोरी का होगा। तो औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा होता है 1/6 ड्यूट। अब चाहे औलाद में बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, बाप का हिस्सा भी 1/6। ये कहाँ लिखा हुआ है? अगर हम जाके देखें इन दोनों के जो हिस्से हैं माँ और बाप के, ये 4:11 में लिखे हुए हैं। सूरा निसा की आयत नंबर 4 में, सूरा निसा आयत नंबर 11 में, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहा निस्फ़ वले अबावैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमस सुदुस। 1/6 हिस्सा माँ का भी और बाप का भी, अगर किसी औलाद मौजूद हो। बीवी का हिस्सा 1/8। अब ये जो बेटा और बेटी, एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुने, अगर ये बेटा ना होता इस केस में, तो एक बेटी अगर होती तो इसका हिस्सा 1/2 होता, और अगर ये दो बेटियां होती तो इसका हिस्सा कितना होता? 2/3 होता। ये भी 4:11 में लिखा हुआ है। अगर किसी की एक ही बेटी है तो उसका हिस्सा कितना है? 1/2। अगर एक बेटी है तो उसका हिस्सा 1/2 है। लेकिन अगर उसकी दो या ज़्यादा, 2 और मोर, दो या दो से ज़्यादा बेटियां हो जाएं तो 2/3 में बराबर की शरीक होंगी। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर पहले तो सन की गैर मौजूदगी में ये प्राइमरी ईयर्स होती थी, लेकिन इस बेटी का सेक्रीफाइस देखो कि इसने अपना जो प्राइमरी ईयर्स था उसको छोड़ दिया, और ये सेकंड रो में आके खड़ी हो जाती है अपने इस भाई के लिए, यानी ये इसका भाई है। इनकी कैटेगरी बन जाती है रेसिडुअरी, और उस रेसिडुअरी कैटेगरी को हम बोलते हैं मदारिस की टर्मोलॉजी में या इल्मुल फ़राइज़ की टेक्नोलॉजी में ABG, असबा बी गैरी। आपने शॉर्ट फॉर्म याद करनी है। डेफिनेशन दुनिया भर की किताबों में लिखी हुई हैं, वी आर नॉट गोइंग टू द डेफिनेशन। जब कभी भी आपने याद रखना है थंब रूल, क्योंकि टर्मोलॉजी में जाएंगे तो फिर अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। आपने याद रखना है, जब कभी भी सन एंड डॉटर, ग्रांड सन एंड ग्रांड डॉटर, रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर, पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर, जब कभी भी ये लोग मौजूद होंगे तो इनकी कैटेगरी ABG होती है, असबा बी गैरी ही, और इनका रेशियो 2:1 होता है। ये रूल परमानेंट रूल है, ये कभी चेंज नहीं होगा। जब कभी भी बेटा बेटी को एग्जिस्ट करेंगे, पोता पोती को एग्जिस्ट करेंगे, सगा भाई सगी बहन के साथ, सौतेला भाई सौतेली बहन के साथ, तो वो ABG रेसिड्यूअरी में आएंगे, यानी उनको बचा हुआ मिलेगा, यानी इनको मिलेगा आर रेसिड्यू मिलेगा, और उस रेसिड्यू के अंदर जो रेशियो बनेगा वो 2:1 बनेगा। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन।
बेटे का हिस्सा जो है डबल है बेटी से, केवल इसी केस के अंदर। ऐसा नहीं है कि बेटे को हमेशा ही ज़्यादा मिलता है, बेटियों को कम मिलता है। मैंने अलग से एक किताब लिखी है रिसर्च बेस्ड, उस किताब का नाम है इनहेरिटेंस शेयर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। उसमें मैंने मैथमेटिकली प्रूफ किया हुआ है कि औरत को मर्द से ज़्यादा कब मिलता है, औरत को मर्द के बराबर कब मिलता है, औरत को विरासत में हिस्सा मिलता है लेकिन आदमी को मिलता ही नहीं है। और चौथा चैप्टर है जो हमारी ज़ुबानों पे अक्सर रटा हुआ है कि औरत को आदमी से कम मिलता है, चूंकि हम पढ़ते नहीं, दैट्स वाई। नो कम टू दी पॉइंट। तो ये हमने तीन लोग हैं प्राइमरीज, पहले इनको जाएंगे, जो बचेगा वो बेटा बेटी को जाएगा, यानी आर शॉर्ट फॉर्म में। ये हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप अगर आपने लिख लिया, शेयर्स ऑफ इनहेरिटर्स कितना होगा, तो अब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, यानी जबिल फरूज के कुल हिस्से। इसमें हम क्या करेंगे, केवल पहला पहला लेटर ले लें, क्योंकि इतना टाइम हमें ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। एम स्टैंड फॉर मदर, एफ का मतलब फादर, डब्ल्यू का मतलब वाइफ। माँ का हिस्सा कितना है, 1/6। फादर का कितना है, 1/6। वाइफ का कितना है, 1/8। कोई बताएगा एलसीएम क्या होगा? सारा गेम एलसीएम का है बस। हम्म। भाई 22/48 होगा क्या? देखें भाई एलसीएम कितना होगा पहले इसका, पहले तो इतने का देखें कितना होगा। कोई बताएगा एलसीएम कितना होगा भाई? जितना शॉर्ट कट कर सकते हैं एलसीएम को, जितना मिनिमाइज कर सकते हैं जी। अच्छा, मिनिमाइज कर दो उसे। हम्म। 11/24 हो रहा भाई। ये 24 हो गया, ठीक। जी। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 3 हो गया। तो 11/24। अब अकॉर्डिंग टू दी सही बुखारी, सबसे पहले हमने प्राइमरी ईयर्स को दे दिया। अब सेकेंडरी ईयर्स के लिए कितना बचा, स्टेप नंबर 3। यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? स्टेप नंबर 1 और 2 ये धीरे धीरे याद होगा, एकदम याद नहीं होगा। इंशाल्लाह 2 महीने तक आप साथ में रहेंगे, दो रमज़ानों से पहले इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको ये याद हो जाएंगी। स्टेप नंबर 3, अब आप यहाँ लिखेंगे शेयर्स ऑफ ए बी जी, यानी असबा बी गैरी ही, यानी रेसिडुअरी। आप चाहें तो ब्रैकेट में सन एंड डॉटर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में, यानी इसको आप ए लिख लीजिए क्योंकि 1 2 3 तो वहाँ चल रहा है। शेयर लेफ्ट किसके लिए, फॉर सन एंड डॉटर। इनके लिए कितना बचा, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 - टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। 1 का मतलब है उसकी एक प्रॉपर्टी, चाहे 1 अरब की हो या 1 करोड़ की हो या 1 रुपए की हो, उसमें से क्या करना है, माइनस करना है इस वैल्यू को, 11/24 को। जब आप इसको 1324। सिंपलीफाई करेंगे ये 24 हो जाएगा, 24 - 11 दैट इज 13/24। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं समझने में भी? जिन लोगों परफेक्ट को है। समझने में दिक्कत है उनके लिए एक अलग से किताब लिखी है, सिराजी से पहले रियाजी, ये भी मैं आपके ग्रुप में अपलोड कर चुका हूँ। स्टेप नंबर बी। अब हम चलेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 11। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। यहाँ लिखेंगे रेशियो ऑफ एस एंड डी, सन एंड डॉटर। तो इनका रेशियो क्या होगा, S:D, यानी 2:1। बेटे के 2 हिस्से, बेटी का 1 हिस्सा। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, अगर 2 सन होते और 1 डॉटर होता तो हम क्या करते, S:D, और यहाँ हम लिखते 2:2:1। हम ऐसा हरगिज़ नहीं लिखते कि इन दोनों को 2 हिस्से जाएंगे और इसको 1 हिस्सा जाएगा, यानी हम ग्रुप ऑफ सन और डॉटर नहीं बनाते, इंडिविजुअल फर्द के 2 हिस्से हैं। अगर मान लीजिए किसी के 3 सन हैं और 3 डॉटर हैं, तो 3 सन का मतलब हो गया
हर एक के 2 हिस्से, तो कितने हो गए? 6 हिस्से। और 3 डॉटर का मतलब 1 हिस्सा, यानी 3 हिस्से, यानी टोटल बन गए 9 हिस्से, राइट। तो यहाँ पर यही रूल याद रखना है। और यहाँ पे जाएंगे सी के अंदर, एडिशन ऑफ रेशियो। एडिशन ऑफ रेशियोज, जो भी आपके पास उनके रेशियोज हैं वो हम s प्लस डी, यानी 2+1 = 3। अब यहाँ जो फार्मूला अप्लाई होगा उस पे फोकस करने का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। बेटा बेटी में भी अप्लाई होगा, पोता पोती में भी अप्लाई होगा, रियल ब्रदर रियल सिस्टर, पैटर्नल ब्रदर पैटर्नल सिस्टर, 4 जगह पे ये फार्मूला अप्लीकेबल है। शेयर ऑफ सन, बस सन की जगह पे दूसरे का नाम आ जाएगा। शेयर ऑफ सन इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन, यानी एस ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो। एडिशन ऑफ रेशियो। अब इस फार्मूले में उन वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए। आर की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? हाउ मच? आर की वैल्यू कितनी आई है? 24। नॉट 13/24। R is 13/24, 24, correct? ये 13/24 आप यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई रेशियो ऑफ सन कितना है? हाउ मच 2. रेशियो ऑफ सन? 2। तो आप इस 2 की वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे। और एडिशन ऑफ रेशियो कितना है? एडिशन ऑफ 3. रेशियो कितना है? 3। 3 की वैल्यू को यू विल पुट हेयर, यहाँ रखेंगे। अब यू विल सिंप्लीफाई इट। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन इस 2 से आप 24 को काट सकते हैं। ये कितना आ गया? 13/30, 24. 36, 12×3 = 36। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नाउ, जो जो फार्मूला आपने सन के लिए लगाया है, सेम फार्मूला आप अप्लाई करेंगे किसके लिए? डॉटर के लिए। शेयर ऑफ डॉटर। डॉटर अगर अकेली है तो उसका हिस्सा 1/2 है, प्री डिफाइंड है। 2 या 2 से ज्यादा है तो 2/3 में शेयरर्स हैं। लेकिन अगर बेटा बेटी के साथ हैं, देन यू हैव टू कैलकुलेट। तो आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डी मीन्स डॉटर, और यहाँ पे एडिशन ऑफ रेशियो। तो इसको आप निकालेंगे तो ये तो 13/24 ही रहेगा, क्योंकि आर की वैल्यू विल नॉट चेंज, वो सेम रहेगी 13/24। बेटी की निस्बत कितनी है? रेशियो का मतलब है यहाँ पे निस्बत। 1. और 13/24 लिख रहे हैं, उसको उर्दू में बोलेंगे बचा हुआ माल। जबिल फरूज से, प्राइमरी ईयर से बचा हुआ माल। बेटी की निस्बत 1, और निस्बतों का जोड़, एडिशन ऑफ रेशियो मीन्स निस्बतों का जोड़, दैट इज 3, एंड दैट विल बी 13 and 72। अब देखें, मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। हर रमज़ान में जब भी मदारिस में मसाजिद में सफ़ीर आते हैं अलग अलग स्टेट के, तो मैं तकरीबन 1 घंटा रोज़ का वहाँ तकरीबन पास करता हूँ बैठ के मसाजिद में। अपने फ़ोल्डर किताबें ले जाता हूँ, उसमें कुछ आलिम दीन भी होते हैं, हाफिज़ तो होते ही हैं। अगर आप उनको ये छोटा सा एक क्वेश्चंस दे दें जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, दे आर अनेबल टू सॉल्व इट। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी भाई। अगर कोई शख्स 2/9 मल्टीप्लाइड बाय 3/10 इसको सॉल्यूशन ना कर सके, तो क्या वो रूल्स ऑफ जो इनहरे जो तकसीम मिरास है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है? आंसर इज नो। बहुत सारे मदारिस में मैथ नहीं पढ़ाया जाता। अब वो आपकी ड्यूटी है कि आप उन मदारिस के बच्चों को पढ़ाएं मैथमेटिक्स, और उनसे सीखें लॉस किसको कितना जाएगा, क्योंकि वो इसको उनको याद होता है किसका हिस्सा कितना है। हमें वो याद नहीं है, उनको मैथमेटिक्स नहीं है, तो सबको क्या करना है? इंटीग्रेशन करने का है। तो स्टेप नंबर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 कंप्लीट कर लिया। अब स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं, उसके बाद फाइनल स्टेप पे। स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 4 ये कहता है सबके हिस्से एक साथ रख दो, यानी शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। ये जो पहला वाला जो पॉइंट था उसको यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिए, तो वहाँ से मैच हो रहा है वो।
इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स, यानी वारिसीन और उनके हिस्से। तो यहाँ पर शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, हमें मदर का हिस्सा पहले से पता है, फादर का भी पता है, वाइफ का भी पता है। जो मालूम नहीं था, जब बेटा बेटी एक साथ हो जाएं तो सन का नहीं मालूम था, डॉटर का नहीं मालूम था। 1/6 हमें प्री डिफाइंड है, 1/6 प्री डिफाइंड है, 1/8 डिफाइंड है। 13 ऑब्लिग बेटे का 36 है। इसकी वैल्यूज़ को आप यहाँ रख दीजिए, 13/36। और बेटी का जो आया है 13/72, इसका एल्शियम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और 6 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1/8 का, हाउ मच, इन प्लेस ऑफ 1/8 कितना आएगा, 9। 9 आ जाएगा। और 13/36 की जगह कितना आएगा, 26। 6 26 ट्वेंटी 6। 6, चूंकि 36 से 2 टाइम्स कट जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ cos जाएगा, 30 40। 13 आ जाएगा। अब इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 72 हो जाए। ऑब्लिक 72 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। और लॉ ऑफ सक्सेशन में ये रूल कहलाता है यूनिटी रूल। क्या कहलाता है, यूनिटी रूल। तो अभी तो हम यूनिटी रूल पे काम करेंगे, लेकिन हम आगे ऐसे भी पढ़ेंगे कि ऐसे भी केसेस आएंगे हमारे पास कि न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर ये तो इक्वल टू 1 है, दैट इज नोन एज यूनिटी रूल। समटाइम्स ऐसा होगा न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, समटाइम्स ऐसा होगा कि ये लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये क्या केसेस होंगे इंशाल्लाह वो आगे देखेंगे। तो अब मेरा कहना ये था कि अगर आपने एक क्वेश्चन पोस्ट किया किसी इफ्ता में, देवबंद में, या आपके पास नदवा में, या इमारत शरिया में, तो आपको ये जवाब मिलेगा कि जो सवाल पूछा गया है उसका रेफरेंस नंबर देखिए कि उस फला मैयत के प्रॉपर्टी के 72 हिस्से किए जाएंगे, और उसमें से 12 हिस्से उसकी माँ को जाएंगे, 12 हिस्से उसके बाप को जाएंगे, 9 हिस्से उसकी बीवी को जाएंगे, 26 हिस्से उसके बेटे को जाएंगे, और 13 हिस्से उसके बेटी को जाएंगे। तो एक तो इस तरीके से कैलकुलेशन होके मदारिस से आपको मिलेगा कि मरने वाले की जायदाद के 72 हिस्से किए जाएंगे। माँ के हिस्से 12 होंगे, बाप के हिस्से 12 होंगे, बीवी के 9, बेटे के 26 और बेटी के 13। ये आंसर मिलेगा आपको उन लोगों से जो उलमा इकराम उम्र रसीदा हो चुके हैं, 70-80 साल की एज में जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इसी तरीके से पढ़ा। ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग है। ये मेथड वो लोग यूज़ नहीं करते, वो शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं, और उनको इतना वक्त भी नहीं लगेगा निकालने में, चूँकि वो फार्मूले रटे रटाए हैं कि भाई अगर ऐसा होगा तो एल्शियम इतना होगा और डिवीज़न इतना हो जाएगा। नया जो जनरेशन है उलमाए कराम का, जब वो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको प्रीफर करते हैं परसेंटेज बेस में कैलकुलेशन करने के लिए। तो वो आपको ये कहेंगे कि भाई माँ का जो हिस्सा है, माँ का जो शेयर है, वो आपको बोलेंगे कि माँ का जो हिस्सा है वो 1/6 है, यानी 16.67% माँ को जाएगा मरने वाले की प्रॉपर्टी से, और वालिद साहब को भी 1/6 है, यानी 16.67% उनको भी जाएगा। और बीवी का हिस्सा होगा 1/8 होगा, यानी 12.5% होगा। अब जरा इसका अगर हम निकालें तो कितना आ रहा है भाई, 13/36 कितना आ रहा है, कोई निकालेगा कैलकुलेटर से अपने, या मैं चेक करता हूँ फ़ोन में अपने। 13/36 33.3। नहीं, ऐसे कैसे आ जाएगा, 13/36 भाई, 36, 39 नहीं है ना सर, 39 समझा मैं, 36 है। 39 कैसे आ जाएगा भाई। नहीं नहीं, मैं 36 को 39 समझा इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये 13/36 जब करेंगे तो दैट विल बी 36.11। और जब आप 13/72 करेंगे 72, तो वो उसका आधा हो जाएगा। तो ये उसका आधा कितना हो गया, नहीं कितना हो गया, तेरह एटी बटे पॉइंट बहत्तर 13/72, राइट। No, the हाँ, 18 13 पॉइंट, हाँ ये 13 upon 36 is equal to 0.36 and 1111. हाँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 18.05, इसका करेक्ट। तकरीबन डबल हो गया। तो ये परसेंटेज में आपको ऐसे निकलेंगे। अब मेन मसला है कि पैसे कैसे निकलें, ठीक। तो इस लास्ट स्टेप
जो कि हम 5 पे चलेंगे, उस बाद इंशाल्लाह क्लास एंड करेंगे। स्टेप नंबर 5 है शेयर्स इन अमाउंट। क्योंकि सबको पैसों से मतलब है, शेयर्स इन अमाउंट। तो अब हमारे पास हमने निकालना है 1 शेयर का अमाउंट, क्योंकि टोटल डिवीज़न हो रहे हैं 72। तो 1 शेयर जो अमाउंट आप निकालेंगे उसका तरीका ये होता है कि जो इनहेरिटेंस अमाउंट है उसके नीचे हम टोटल डिवीज़न लिख दें। तो टोटल शेयर्स लिख दें या डिवीज़न लिख दें। तो हमारे पास मरने वाले ने कितने रुपए छोड़े थे? 40,000 रुपये, राइट। पीछे हमने कैलकुलेशन किया है। और कितने टोटल डिवीज़न हो रहे हैं? 72, 72। उसके कितने डिवीज़न हो रहे हैं? 72। तो जो एक हिस्सा बन रहा है 40,000/72, ये एक हिस्सा आ रहा है 555 रुपये 55 पैसे। अब माँ का हिस्सा, फादर का हिस्सा, वाइफ का हिस्सा, सन का हिस्सा। अब चाहें तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें, चाहें तो वैसे मल्टीप्लाई करें। बहरहाल ये जो वैल्यूज़ है या उससे मल्टीप्लाई करें कि जैसे कि भाई 12 हिस्से इसको जाएंगे, तो वो तकरीबन वैसे ही सबका आंसर सेम आएगा। इनका ये सेम हो गया। और वाइफ को जा रहे हैं कितने? 9 शेयर जा रहे हैं, 555, 555। और सन को जा रहे हैं कितने? सन को 26 शेयर्स जा रहे हैं, और डॉटर को 13 जा रहे हैं। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट इट, तो ये कितनी कितनी वैल्यू आ जाएगी? 12 से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 12, तो ये 6,666 रुपये 67 वाले साहब के हैं। इतना ही माँ का हिस्सा है। और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 9 से कर देते हैं तो वाइफ के 5,000 रुपये जा रहे हैं। और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 26 से कर देते हैं तो बेटे का है 14,444 रुपये 44 पैसे। और अगर हम इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये उसका हाफ हो जाता है, जो बेटे को जा रहा था, यानी 7,222 रुपये 22 पैसे। एंड दैट विल बी दी अप्रोक्सीमेटली, ये 40,000 आ जाएगा। 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है पॉइंट में। ठीक है, तो दैट इज़ द प्रोसीजर, ये कैलकुलेट करने का तरीका है। मेरा क्लास का टाइम ख़त्म हो चुका है। कोई सवालात हैं तो आप कर सकते हैं। क्लासेस जो होंगी इंशाल्लाह वो केवल फ्राइडे फ्राइडे होंगी। 9 से 10 का ही टाइम रहेगा। और सेशन रिकॉर्ड करके आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और आपको होमवर्क जो है हर क्लास में दिया जाएगा। आज भी हम आपको एक होमवर्क देंगे, लेकिन अगले हफ्ते हम आपको 6 सवाल कराएंगे और 6 होमवर्क देंगे। ठीक। जज़ाकल्लाह, बहुत उम्दा क्लास। जी। कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अदरवाइज मैं इसको ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ, वहाँ पे भी हम चैटिंग कर लेंगे ग्रुप के अंदर। और उसमें किसी भी तरह का कोई वैसा मैसेज नहीं फॉरवर्ड एक होगा। क्वेश्चन था आपसे। फरमाएं। जैसे एक मैंने पढ़ा था कि विरासत में एक मिनट, हम इसको 13। हम इसको स्टॉप कर दें, क्योंकि ये सेशन का वाला रिकॉर्डिंग है। इसको